हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? लंबे टाइम के बाद देख रहे हैं ना मुझे। क्या करता, आपके लिए काम कर रहा था, बिजी था। बिजी इसलिए था क्योंकि आप लोगों ने बार बार डिमांड किया था, सर नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। चलिए लीजिए, नोट्स हाजिर है। कहाँ पर? वेबसाइट पे। मैंने डेवलप किया है एक वेबसाइट जिसका नाम है www.theeconomicsguru.com। जाना पहचाना है ना? बिल्कुल, क्योंकि आपको आसान हो सर्च करने में, इसलिए यूट्यूब का नेम और वेबसाइट का नाम बिल्कुल सेम रखा है। टाइप कीजिए theeconomicsguru.com, अब मिल जाएंगे आपको सारे नोट्स, चाहे आपको हिंदी में चाहिए या आपको इंग्लिश में चाहिए। फिलहाल क्लास 11-12 तक मैंने इसको सीमित रखा है, धीरे धीरे ये लंबा होता चलेगा। कारवा शुरू किया है, अब बढ़ता जाएगा। इससे पहले मैंने आपको समष्टि अर्थशास्त्र के सारे वन शॉट वीडियो, सारे चैप्टर्स के बारे में प्रोवाइड कर दिया था, और उन सभी वन शॉट वीडियो के पीडीएफ भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुरंत जाके देख सकते हैं। आज से दोबारा शुरू करते हैं, रिज्यूम करते हैं उसी वन शॉट वीडियो के सिलसिले को, जहाँ पर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चलिए बिना किसी फालतू की बातें करते हुए हम जो है शुरुआत करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। सिंपल चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें डिटेल से समझने चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? क्योंकि वन शॉट वीडियो है, जाहिर सी बात है हर एक चीज़ को मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उन सभी चीज़ों को तो बता सकता हूँ जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट होगा, बस चलिए एक टू एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदय के बारे में। और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक अर्थशास्त्र है, यानी कि हमें पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में। भैया अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, हमें यहाँ पर समझना है अर्थशास्त्र की मीनिंग के बारे में। अर्थशास्त्र की मीनिंग क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। अर्थशास्त्र देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ जिसको नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे क्यों मरता है? यस, पैसा। और वहीं पर अर्थशास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ना है, जिसको आप किसी को अच्छा नहीं लगता है पढ़ना। पढ़ना ही तो सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन क्या करें, जब पैसे की बात होती है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसे के बारे में ही पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। तो यहाँ पर बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र यानी कि पैसे का अध्ययन, धन का अध्ययन। धन के अध्ययन करने को ही अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है, और एडम स्मिथ ने ही अपने इस मॉडर्न इकोनॉमिक्स की थ्योरी में लिखा है कि धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। दैट मीन्स उन्होंने ये कहा, द स्टडी ऑफ मनी, द साइंस ऑफ मनी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। और इसके बारे में उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से एक बुक लिखी थी 1776 में। और इस बुक के लिखने के बाद अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के जनक के नाम से उनको जाना जाता है। कौन है भैया? एडम स्मिथ। अब अर्थशास्त्र क्या है? अगर हम डिटेल से अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो सीमित साधनों की सहायता से असीमित आवश्यकता की पूर्ति करने से संबंधित समस्त आर्थिक क्रियाओं से अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब हमारे पास साधन सीमित होते हैं। भैया आपके पास पैसे कितने होते हैं गिन के बता सकते हो, लेकिन आपकी आवश्यकताएं, आपकी इच्छाएं आप गिन नहीं सकते। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा तो कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो सीमित साधनों से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का अध्ययन करने को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मार्शल ने इसको एक्सप्लेन किया कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवस्था में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। किसका? मनुष्य मात्र। और मनुष्य हमेशा अपनी विकास को, मनुष्य चाहता है कि उसका आर्थिक कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस भाग की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। इसी चीज़ को रॉबिन्स ने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब मनुष्य जब अपने सीमित साधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, उससे संबंधित जो भी क्रियाएं होती है, उस व्यवहार का अध्ययन होता है अर्थशास्त्र। अगर हमने इसको डिटेल समझे तो नोबेल पुरस्कार विजेता
प्रोफेसर सैमुअलसन, जिनको आधुनिक अर्थशास्त्र के विचारधारक माना जाता है, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता से अथवा मुद्रा के बिना, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं बिना मुद्रा के तो होती नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा आता ही है। तो उन्होंने कहा किसी भी प्रकार अनेक प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों के चुनाव करने, एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और उसको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान या भविष्य में बांटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। अगर इन सभी परिभाषाओं को थोड़ा डिटेल से समझें तो सिंपल कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, ये शस्त्र लिख गया, सॉरी ये शस्त्र लिख गया लेकिन शास्त्र है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की आवश्यकता कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने या कल्याण बढ़ाने या आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रयोग वाले सीमित साधनों की कुशलता, उपभोग, उत्पादन और विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन करता है। मैं अगर बताऊं आपको अर्थशास्त्र क्या है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, वितरण और विनिमय से संबंधित सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। समझ में आ गया? और जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हमें, क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, तो बात यहाँ पर है कि भैया आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? सीमित साधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूरा करने से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाएं, वो सभी क्रियाएं, खाना खाना, काम करना, ठीक है, स्कूल जाना, कॉपी किताबें खरीदना, मनोरंजन करना, कुछ भी करते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम धन व्यय करते हैं, उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से संबंधित होता है, चाहे कुछ भी, उपभोग करना, वितरण करना, विनिवेश करना, कुछ भी कह लीजिए। इवन जो हम खाना खाते हैं, अपने पेट में डालते हैं, वो भी हमारी आर्थिक क्रिया है। वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्श अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र को दो वर्गों में बांटा गया अध्ययन के अनुसार, वास्तविक और आदर्श। वास्तविक अर्थशास्त्र किसे बोलते हैं? जैसे वास्तविक विज्ञान होता है जहाँ पर ये समझा जाता है ये चीज़ है क्यों, कैसे है, क्यों है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र भी वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करता है। वो समस्या क्यों है, समस्या कैसे है, समस्या कितना है, इन सब बातों का अध्ययन करता है। जैसे भारत में गरीबी है, गरीबी क्यों है, गरीबी के पीछे का कारण क्या क्या है, ठीक है, गरीबी का रीज़न क्या क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे मुद्रा को कौन जारी करता है, भारत में कितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है, मुद्रा का नियंत्रण कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जबकि जब आदर्श अर्थशास्त्र की बात करते हैं, आदर्श विज्ञान व्यवहार के लिए बताता है, व्यवहार की कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए, भारत में गरीबी कम होनी चाहिए, भारत में बेरोजगारी कम होनी चाहिए, मुद्रा का मूल्य बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना ढिकना, ये वो तमाम चीज़ें। मतलब जब हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड आदर्श प्रस्तुत करते हैं, हम ये बताते हैं किसी काम को कैसे करना चाहिए, तो वो हमारा आदर्श अर्थशास्त्र होता है। अब वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में डिफरेंस पूछा जाता है। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स है, जल्दी से जल्दी समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो क्या है से संबंधित है, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र कहता है अर्थशास्त्र की वह शाखा जो क्या होना चाहिए से संबंधित है। नंबर 2, यह तथ्यों पर आधारित है एवं सुझाव देने वाला नहीं है, जबकि आदर्श सुझाव देता है कि कोई काम कैसे होना चाहिए। इसकी वास्तविकता आंकड़ों से जांची, जैसे भारत में 21% के लोग गरीब है, ये वास्तविक अर्थशास्त्र है क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित है। भारत में गरीबी कम होनी चाहिए, कैसी कम होनी चाहिए ये तथ्य नहीं है, लेकिन एक सुझाव है, मतलब इसके विवरणों की हम जांच नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक व्याख्या करना है, जबकि यहाँ पर केवल आदर्श निर्धारित करना आता है कि अध्ययन कैसे होना चाहिए। ये मूल्य निर्णय नहीं कर देता है और ये मूल्य का निर्णय करता है। इस प्रकार से हम इसके जो है अंतर लिख सकते हैं। अंतर होने के बाद अब हम आते हैं अर्थशास्त्र के थोड़ा सा अगले स्टेप में। अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र एक बहुत ही बृहद, बहुत ही बड़ा शास्त्र है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो समय के साथ साथ अर्थशास्त्र का अध्ययन करने में कठिनाई शुरू हो गई,
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होने शुरू हुई। फिर एक अर्थशास्त्री थे नॉर्वे के मिस्टर रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने किया कि समस्याओं के अध्ययन के आधार पर अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांट दिया। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, जहां पर सूक्ष्म एवं व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि का मतलब बड़ा, जहां पर अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली बड़ी एवं सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसने बांटा? रैगनर फ्रिश ने। तो यहाँ पर अलग से अगर पूछा जाए आपको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप बताएंगे प्रोफेसर एडम स्मिथ साहब। जबकि अगर पूछा जाए समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो रैगनर फ्रिश का नाम मत बताना। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है प्रोफेसर जे.एम. कीन्स, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अर्थशास्त्र को दो वर्गों में, दो शाखाओं में बांटने वाले कौन है? रैगनर फ्रिश। इस बात को ध्यान में रखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि समष्टि को बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वन शॉट वीडियो आ गया, तमाम लंबे वीडियो आ गए। लेकिन हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी दो शब्द है। एक है आपका व्यष्टि यानी कि माइक्रो, दूसरा है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, माइक्रो शब्द आया है मिक्रोस से, और मिक्रो शब्द एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बेटा? ग्रीक वर्ड है। और इसका मतलब होता है ग्रीक में छोटा, और इकोनॉमिक्स का मतलब जानते ही हो, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र। मतलब समस्या कौन सी होनी चाहिए? छोटी। जब हम अर्थव्यवस्था की छोटी से छोटी यानी कि व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। सिंपल, व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समाज की, अर्थव्यवस्था की सूक्ष्मतम एवं व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक वस्तु की मूल्य का कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए, एक उपभोक्ता की व्यवहार का अध्ययन, एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन, ऐसे। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं कि बोल्डिंग ने एक्सप्लेन किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म भागों यानी कि छोटी से छोटी का अध्ययन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मांग, तो व्यक्तिगत मांग क्या होती है? एक बाजार की मांग क्या होती है? किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करना है। एक उत्पादक का व्यवहार कैसा होता है, एक वस्तु की बाजार कैसे बिहेव करती है, बाजार के कितने प्रकार हैं, इन सब चीज़ों का, सूक्ष्मतम चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमें इसकी विशेषताएं भी जाननी पड़ेंगी। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की बात करते हैं, तीन प्रमुख विशेषताएं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। ध्यान में इस बात को रखिएगा। जब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो हमें अध्ययन क्षेत्र भी पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत प्रमुखता कौन कौन बिंदुओं को, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत भी बोल सकते हैं, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रमुखता शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें शामिल किया जाता है मांग के सिद्धांत को। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता किस प्रकार से बिहेवियर करता है। जैसे उपभोक्ता के मांग कैसा होता है, मांग की लोच क्या होती है, उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है, उपयोगिता क्या होती है, इन सब के बारे में। साथ साथ क्योंकि उपभोक्ता उपभोग करेगा तभी जब उत्पादक उत्पादन करेगा। तो यहाँ पर एक उत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन, एक उत्पादन किस प्रकार से व्यवहार करता है, उत्पादन फलन नहीं सॉरी यहाँ पर फलन कैसे होता है, उत्पादक संतुलन क्या होता है, लाभ क्या होता है, आगम क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा पूर्ति किसे कहते हैं। इसके साथ साथ वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, किस बाजार में कैसे कीमत निर्धारण होता है, बाजार के प्रकार कौन से होंगे, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का निर्धारण कैसे होता है, मोनोपोली में वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसे निर्धारित किया जाता है। इन सब बातों का डिटेल से अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और आता है साधन कीमत सिद्धांत, क्योंकि उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के साधन चाहिए। जैसे भूमि चाहिए तो भूमि का किराया कितना दिया जाए, जैसे लेबर चाहिए, लेबरों का जो है मजदूरी कैसे दिया जाए, ठीक है। जैसे
वो उद्यमी काम कर रहा है उसका लाभ कैसे दिया जाए, तो साधनों का प्रतिफल का निर्धारण किस आधार पर हो वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम ये कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के पढ़ने का फ़ायदा क्या है भाई, क्योंकि इंसान हमेशा फ़ायदे की बात करता है, आप भी हम भी, ठीक है। जब फ़ायदे की बात होती है तो इस बात को भी समझ लो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने का क्या फ़ायदा है। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, अगर हमें डिटेल से समष्टि के बारे में पढ़ना है तो व्यष्टि जानना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय तभी निकल सकता है जब सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय हमारे पास पता हो, क्योंकि व्यक्तियों की आयों का योग राष्ट्रीय आय होता है। आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक होता है। उपभोक्ता के बिहेवियर को जानना है, उत्पादक के बिहेवियर को जानना है, और इन सब चीज़ों को समझेंगे तो समाज के बारे में जान सकते हैं, उसके बाद भी कोई पॉलिसी बन सकती है। आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक होता है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली के ज्ञान में सहायक होता है। राजस्व के उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, प्रबंध संबंधी निर्णय लेने में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरी तरीके से आर्थिक निर्णय, आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना है, उससे संबंधित कुछ भी कार्य करना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट इज व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की प्रमुख सीमाएं क्या है। सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में कोई दिक्कत आती है? बिल्कुल, हर चीज़ के कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। यहाँ पर भी कुछ सीमाएं कैसे, यह अर्थव्यवस्था का अधूरा चित्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बड़ी और छोटी दोनों समस्याएं पाई जाती हैं, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल सूक्ष्म समस्याओं का अध्ययन होता है। यहाँ पर हम बृहद समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकते। यह वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, वास्तविक मान्यताएं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है। जो अवास्तविक चीज़ें होती हैं, जो अनुमानित होती है, उसका अध्ययन मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं हो पाता है। कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त होती हैं। ये मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित है। ये मान के चलते हैं पूरा फ्री बिजनेस होता है, सरकार का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं माना जाता है कि सक्सेस तो, लेकिन हमें पता है कि किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों में सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, इसके निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर एक दृष्टि से लागू नहीं होते। जैसे हम बातें एक उपभोक्ता की बचत, चलो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हर एक व्यक्ति अगर बचत करने लग जाए तो अर्थव्यवस्था के लिए खराब है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ दोष है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें समझ पढ़ना है आर्थिक समस्याओं के बारे में। आर्थिक समस्याएं किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आर्थिक समस्याएं, हमें पता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया के लिए उत्पादन के साधन होते हैं, और उत्पादन के साधन या जो भी साधन वो होते हैं सीमित। तो उसी प्रकार मानस, जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी आवश्यकता अनलिमिटेड है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो साधन है वो सीमित होते हैं। तो सीमित साधनों से हम चाहते हैं कि हमारी असीमित आवश्यकताओं से रिलेटेड संतुष्टि हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसे में सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, और सभी विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव होता है, जिसे हम चुनाव की समस्या कहते हैं। और इसी चुनाव की समस्या को अंततः आर्थिक समस्या कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपये लेके मार्केट में गए सब्जी खरीदने, और आपने देखा मार्केट में सब्जियों का अंबार लगा हुआ है। 100 रुपये ही है आपके पास, लेकिन सारी सब्जी तो नहीं कर सकते, लेकिन 100 रुपये में सभी में से कोई ना कोई सब्जी जरूर खरीद सकते, मतलब आपके पास सब्जियों का बहुत सारा ऑप्शन है। अब बात यह है आपकी आवश्यकता की पूर्ति कैसी होगी। तो उन सब्जियों से आप अपने सर्वश्रेष्ठ सब्जी को चुनेंगे। उस चुनाव की समस्या की क्या ले, आलू चुने, टमाटर चुने, बैगन चुने, गैस चुने, मतलब आप जब चुनाव करेंगे बेस्ट चुनाव, तो वहीं पर प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। तो बात होती है भाई ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है। जब हम आर्थिक समस्याओं के उत्पादन की बात करते हैं, इसकी बेसिकली 5 पॉइंट हैं कि समस्या उत्पन्न ही क्यों ही। समस्या का उत्पन्न होने का सबसे पहला रीज़न है हमारी आवश्यकता असीमित है, हम क्या पूरा करें। हमें रहने को घर चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी चिकित्सा चाहिए, हमें जो है घूमना फिरना भी है, हमारे पास कपड़े अच्छे होने चाहिए, हमारे पास कार होनी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन उस सब की पूर्ति के लिए हमारे पास साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। अगर मान लीजिए असीमित आवश्यकता है, लेकिन हर किसी की आवश्यकता अलग होती है,
और सीमित साधनों के बहुत सारे उपयोग भी होते हैं, और जितने भी उपयोग होते हैं उसी में से सर्वश्रेष्ठ उपयोग को चुनाव करना होता है। तो ये बेसिकली 5 प्रमुख बिंदु है जिसके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्याओं के इस बात हमें समझना पड़ता है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। जब व्यक्तिगत रूप से हमारे पास साधन सीमित होते हैं तो केंद्र के पास भी देश के सभी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए साधन सीमित होते हैं। जब हम केंद्र की समस्या का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं केंद्रीय समस्या। और सैमुअल्सन ने केंद्रीय समस्या को 3 वर्गों में बांटा है कि 3 प्रकार की केंद्रीय समस्याएं होती है। क्या उत्पादन किया जाए, उसके साथ जोड़ दिया जाता है कितना किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और साथ ही साथ होता है किसके लिए उत्पादन किया जाए। मतलब प्रमुखतः 3 केंद्रीय समस्या होती हैं जहां पर प्रत्येक सरकार को, प्रत्येक गवर्नमेंट को, सेंट्रल अथॉरिटी को अपनी समस्या को सुलझाने से पहले इन तीनों समस्याओं के बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए इसको केंद्रीय समस्या का नाम दिया जाता है। जहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए मतलब साफ है कि ये चुनाव की समस्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव, कि हमें लोगों की किन समस्याओं का पूरा करना चाहिए। सरकार के सामने देखते हैं कि लोगों की तमाम परेशानियां हैं, लेकिन सभी परेशानियों को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी परेशानियों में से कुछ परेशानियों का क्या किया सकता है? चुनाव किया जाता है। इसलिए इसको चयन की समस्या कहा जाता है कि लोगों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए, यानी कि लोगों को किन चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए, कौन सी वस्तु, कौन सी सेवा प्रोवाइड किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम संतुष्टि की जा सके। मतलब साफ है यहाँ पर वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। जब वस्तु का चुनाव, मान लीजिए लोगों को जो है रोटी चाहिए, रोटी के लिए गेहूं का उत्पादन करना पड़ेगा। कितना गेहूं चाहिए? अनलिमिटेड दे ही नहीं सकते। तो जब क्या उत्पादन किया जाए की समस्या हो जाता है तो कितनी मात्रा में किया जाए इसके साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है उत्पादन कैसे किया जाए। भाई आपको गेहूं चाहिए, क्या चाहिए? गेहूं चाहिए ताकि आप लोगों को का पेट भर सके। अब गेहूं के आपने सुनाया कि आपको जो है 100 टन गेहूं चाहिए, तो बात ही 100 टन गेहूं आएगा कैसे? तो कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तकनीक की समस्या। मतलब उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाए। जब भी हम उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन की 2 तकनीक होती हैं, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक ये बताता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करते हुए उत्पादन की प्रक्रिया कर रहे हैं। मतलब अपने खेतों में उत्पादन करेंगे ताकि किसानों को काम भी मिले, तो लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी धीरे होती है। जबकि पूंजी प्रधान तकनीक ये बताता है कि आप मशीनों का प्रयोग करें, मतलब साफ है पैसा लगाओ, यानी कि वहाँ से आयात कर लो, लेकिन इससे रोजगार तो नहीं बढ़ेगा। तो देश में वस्तु के उत्पादन के लिए इस प्रकार से तकनीक का चयन किया जाता है ताकि उत्पादन भी बढ़े और रोजगार भी बढ़े। तो इसी को बोलेंगे उत्पादन कैसे किया जाए। जब इस समस्या का अच्छे से सॉल्व कर लिया जाता है तो नेक्स्ट आता है उत्पादन किसके लिए किया जाए। मतलब आपने गेहूं का उत्पादन करना था 100 टन और अपने गेहूं का उत्पादन कर भी लिया। अब बात हुई 100 टन उत्पादन का समान रूप से वितरण कैसे हो। कैसा वितरण? समान वितरण कैसे हो, ताकि समाज के निचले से निचले तबके तक जिनको वास्तव में सरकार की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, वहाँ तक मदद पहुँचाया जा सके। तो ये समान वितरण की बात करते हैं। इसका मतलब ये जो है उत्पादन के वितरण से संबंधित समस्या है। और वितरण के लिए 2 प्रमुख पहलू है, व्यक्तिगत वितरण और कार्यात्मक वितरण। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक प्रणालियों की। किसी भी अर्थव्यवस्था को समझना है और तो उसकी कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आर्थिक प्रणालियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली को समझने से पहले आप एक वर्ड समझिए, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र होता है जहां पर देश के नागरिक अपने लिए अपने जीवन यापन के क्रियात्मक कार्य करते हैं, अपने जीवन यापन के तरीकों से आय अर्जित करते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर उपभोग होता है, जहाँ पर उत्पादन होता है, जहाँ पर वितरण होता है, जहाँ पर निवेश होता है, राजस्व होता है, जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक गतिविधियों को करने के प्रकार के आधार पर पूरे विश्व में इसको 3 प्रकार की प्रणालियों में बांटा गया है।
ये 3 प्रकार की प्रणालियां हैं, उत्पादन अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको जो है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि इन दोनों का मिश्रित रूप है। अब इन तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर समाज के उत्पादन प्रक्रिया पर, समाज के आर्थिक क्रियाओं पर, समाज के उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। मतलब यहाँ पर बाजार के अंतर्गत वस्तुओं का कीमत निर्धारण होता है, बाजार के आधार पर साधनों का स्वामित्व तय किया जाता है, और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां लाभ के लिए की जाती हैं। यह उपभोग के लिए, उत्पादन के लिए स्वतंत्र होता है। यहाँ पर किसी प्रकार के सरकार का आर्थिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं होता है। कीमत का निर्धारण करते हैं वो बाजार के आधार पर होता है, और इसलिए यहाँ पर कुछ विशेषताएं होती है इस बाजार की। नंबर 1, इस बाजार में पूरी तरीके से निजी स्वामित्व होता है, यानी कि निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। इस बाजार का संचालन स्वतंत्र निर्णय के आधार पर लिया जाता है। इस बाजार में बड़ी प्रतियोगिता पाई जाती है कि सभी उत्पादक सभी प्रकार के उत्पादन क्रियाओं में आपस में ये लोग कंपटीशन करते हैं। नेक्स्ट, इसका बाजार का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इस बाजार में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आर्थिक क्रियाएं करना नहीं होता है। समस्त प्रकार की वस्तुओं की कीमत के निर्धारण बाजार के आधार पर होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। दूसरा बाजार है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर देश की संसाधनों का, आर्थिक क्रियाओं पर समाज का अधिकार। समाज यानी कि सरकार का, समाज मतलब सभी लोगों का होना, उसके आधार पर एक अथॉरिटी होती है, संचालन ग्रहण होता है, यानी कि सरकार के हाथों में होता है। तो यहाँ पर सभी सामाजिक क्रियाओं पर, यानी कि आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का आता है। सरकार के आधार पर केंद्रीय मतलब समाज के प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार के द्वारा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम की केंद्र के द्वारा यहाँ पर समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। कीमत निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में इसकी विशेषताओं की बात की जाती है केंद्रीय रूप नियोजित अर्थव्यवस्था में। तो इसका पहला है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, सरकार अपने पास रखती है। सरकार का आर्थिक निर्णय लिया जाता है। प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं होती। सरकार जो आवश्यक है उन्हीं वस्तु को उत्पादन करती हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, और समस्त निर्णय नियोजन तंत्र द्वारा किया जाता है, प्लानिंग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो अर्थव्यवस्था है जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का ही रूप होता है, दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। जैसे भारत में केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी है, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों मिलके एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। समाज के संसाधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों ही अधिकार होता है। कीमत का निर्धारण निजी व्यक्तियों के द्वारा समाज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सरकार का पूरा नियंत्रण ना होते भी आंशिक नियंत्रण बना रहता है, तो उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी और सार्वजनिक स्वामित्व होता है, दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था की गति को आगे बढ़ाते हैं। समस्त आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण समाज के हित के ध्यान में रखते हुए बाजार द्वारा किया जाता है, ताकि उनको लाभ भी प्राप्त हो, समाज का भी हित हो सके। कीमत का निर्धारण आर्थिक कल्याण के साथ साथ निजी लाभ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और इस बाजार में भी प्रतियोगिता पाई जाती है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच में भी प्रतियोगिता होती है। इतना पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज उत्पादन संभावना वक्र। जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उत्पादन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि एक उत्पादक, क्योंकि हमने अभी बताया कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, उससे हम जो है हर एक चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। तो उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि एक अर्थव्यवस्था में जो सीमित साधन होते हैं
और उसी समय जो उपलब्ध तकनीक होती है उसके माध्यम से दो वस्तुओं का कैसे उत्पादन किया जा सकता है। तो दो वस्तुओं के उत्पादन के अलग अलग संयोग बनते चले जाते हैं। तो उन संयोगों को जब वक्र के माध्यम से यानी कि ग्राफ के वे में शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। उत्पादन वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली एक रेखा है। मतलब मान लीजिए वस्तु x है, वस्तु y है, दोनों वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए, इस प्रकार से जब ग्राफ बना जाता है उस ग्राफ को हम उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है गेहूं का भी उत्पादन करना चाहते हैं, हम मशीनों का भी उत्पादन करना चाहते हैं। गेहूं उपभोक्ता वस्तु है, मशीन, जाहिर सी बात है हमारे पास साधन सीमित होते हैं। अगर हमने मशीन का उत्पादन ज़्यादा किया, गेहूं का बिल्कुल नहीं, और गेहूं का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो मशीन का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोनों के बीच में कुछ संयोग बनते हुए चले आएंगे, और इन्हीं संयोगों को जब हम वक्र के माध्यम से शो करेंगे लाइक इस तरह से, तो यहाँ पर जो ग्राफ बन के तैयार होगा इसी ग्राफ को बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, शॉर्ट में बोलते हैं PPC। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर उत्पादन संभावना वक्र की ये वक्र लिखा हुआ, सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वक्र है, मान्यताओं की बात करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र में ये मान्यता जरूरी है कि जो उत्पादन के साधन की मात्रा स्थिर होती हैं, साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग होना चाहिए, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और एक बार में केवल दो वस्तुओं के उत्पादन की बात होनी चाहिए। यहीं पर उसके कुछ विशेषताएं हैं। उत्पादन संभावना वक्र हमेशा, ये भाई लिखा हुआ है, बाएं से दाएं यानी कि ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, और ये एक्स और वाई एक्सिस को छूता हुआ होता है, और मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये नतोदर पूरा लगा, नतोदर होता है मतलब झुका हुआ होता है। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। और इस चैप्टर के आपको PDF चाहिए कि सर PDF दे दो, PDF दे दो, चलो ठीक है PDF दे रहे हैं। PDF देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर लिंक दिया हुआ है PDF डाउनलोड करने के लिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर PDF का लिंक नहीं है, उस PDF का कंप्लीट फॉर्मेट का लिंक होगा जहां पर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के लिए थैंक यू एंड इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।